दोस्तों, इस मूवी के मेन कैरेक्टर का नाम कूपर है, जिसके इर्द गिर्द सारी कहानी चलती है। पहले कूपर नासा के अंदर एक पायलट था, लेकिन अब वो एक किसान है जो खेती किया करता है। इसकी वजह ये है कि अब नासा को एस्ट्रोनॉट्स की जरूरत नहीं बल्कि किसानों की जरूरत है। इस मूवी की कहानी काफी समय आगे की है और अब काफी समय बीत चुका है। इस टाइम में दुनिया पर आए दिन तूफान आए रहते हैं, जिसकी वजह से खेतों और फसलों को बहुत नुकसान होता रहता है। इस वजह से अब कूपर ने मकई की खेती करना शुरू किया और इसके पीछे एक और भी वजह है कि इस दुनिया में 7 साल पहले गेहूं और ओकरा उगना बंद हो गया था और अब इसीलिए कूपर किसान की जिंदगी जी रहा है। कूपर के 2 बच्चे हैं। एक बच्चे का नाम मर्फ है जो कि पढ़ाई में बहुत समझदार है और दूसरे का नाम टॉम है जो थोड़ा एवरेज है। अब मोर्फ जिस कमरे में सोती है वहाँ बुक शेल्फ है। मोर्फ अपने पिता से कहती है कि इस बुक शेल्फ से पता नहीं कैसे बुक्स अपने आप नीचे गिर जाती हैं। मर्फ कहती है कि मेरे कमरे में कोई भूत है और मुझे लगता है कि वो भूत आप ही हैं। लेकिन कूपर उसे समझाता है कि बेटा, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सारी बातें फजूल है, तुम इन बातों पर इतना ध्यान ना लगाओ, तुम भूत और साइंस को कनेक्ट कर रही हो, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इस पर मर्फ कहती है कि आप ही ने तो कहा था कि साइंस तो उन चीजों को ढूंढती है जिन चीजों पर लोग यकीन नहीं करते, और अब आप ही इन बातों को फजूल कह रहे हैं। फिर कूपर कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक एडवाइस है कि तुम्हारे कमरे में जो कुछ हो रहा है तुम उसको ऑब्जर्व करो और उससे समझने की कोशिश करो कि ये सब किस तरह हो रहा है। तुम उसके पीछे के रीजन को तलाश करो जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। एक दिन कूपर की पूरी फैमिली बैठकर बेसबॉल मैच देख रही थी। तभी वहाँ पर जोर जोर से सायरन बजता है क्योंकि वहाँ तूफान आने वाला था। तूफान की वजह से मैच बंद कर दिया जाता है। अब तूफान आ चुका था और सभी मास्क लगाकर घर चले जाते हैं। उस समय में तूफान आना नॉर्मल सी बात थी क्योंकि आए दिन यहाँ पर तूफान आए रहते थे। इसके बाद जब कूपर अपने घर पहुँचता है तो उसका पूरा घर धूल से भरा हुआ था और साथ में मर्फ के कमरे में धूल से कुछ लाइंस भी बनी हुई थी। कूपर इन लाइंस को देखकर कहता है कि आखिर ये लाइंस यहाँ कैसे बनी। मर्फ कहती है कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि इस घर में कोई ना कोई भूत रहता है। कूपर इन लाइंस को बहुत ध्यान से देख रहा था। फिर वो मर्फ से कहता है कि आज रात मैं यहीं पर गुजारूंगा, तुम जाकर टॉम के कमरे में सो जाओ। कूपर पूरी रात इन लाइंस को देखकर गुजार देता है और उसके पास एक कॉपी और पेन भी होता है। अब सुबह हो जाती है और मर्फ उसके पास आती है। वो देखती है कि उसके पिता पूरी रात इन लाइंस को देखते रहे। कूपर ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये लाइंस कैसे बनी और बुक शेल्फ खुद ब खुद कैसे गिर जाती है। फिर कूपर मर्फ को बताता है कि बुक शेल्फ से बुक्स इसलिए गिर रही होती हैं क्योंकि ग्रेविटी उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी। इसे प्रूव करने के लिए कूपर एक सिक्का उछालता है और वो उन्हीं धूल से बनी हुई लाइंस के ऊपर गिरता है। इसका मतलब ये था कि उस कमरे की ग्रेविटी फोर्स ज्यादा है। तब जाके कूपर को पता लगता है कि ये किसी तरह का कोई मैसेज है जो कि बाइनरी कोड्स के जरिए हमें दिया गया है। बाइनरी कोड्स वो लैंग्वेज है जो किसी कंप्यूटर में किसी मैसेज को भेजने और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे आप किसी मैसेज को भेजने के लिए अल्फाबेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाइनरी कोड्स में सिर्फ 0 और 1 नंबर से ही हो जाएगा। कूपर समझ जाता है कि धूल से बनी मोटी लाइन का मतलब है 1 और पतली लाइन का मतलब है 0। अब कूपर इस मैसेज को डीकोड करता है। डीकोड करने के बाद उसे एक लोकेशन का पता चलता है। अब कूपर उस जगह पर जाता है, लेकिन वहाँ पर उस जगह की सिक्योरिटी आ जाती है और वो उन्हें पकड़कर ले जाती है। वो कूपर को एक अलग कमरे में ले जाती है। तभी वहाँ पर एक साइंटिस्ट आती है जो कि कूपर से पूछती है कि हमें सच सच बताओ कि तुम्हारे पास इस जगह की लोकेशन कहाँ से आई। इस साइंटिस्ट का नाम है एमिली। फिर वो कूपर को एक बड़े से हॉल में लेकर चले जाती है जहाँ बहुत से लोग थे। इन्हीं लोगों में एमिली के पिता प्रोफेसर बेन भी उधर ही होते हैं और साथ ही में कूपर को वहाँ अपनी बेटी भी मिल जाती है। वहाँ सभी लोग दोबारा कूपर से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें इस जगह के बारे में किस तरह पता चला, क्योंकि ये एक सीक्रेट जगह है और पूरी दुनिया में इस जगह के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तभी वहाँ मर्फ बोलती है कि ग्रेविटी की वजह से हमें इस जगह के बारे में पता चला है। फिर वहाँ पर बैठा हुआ एक आदमी कहता है कि हमें साफ साफ बताओ कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे हो। कूपर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है और उसके दिल में थोड़ा थोड़ा डर भी था। वो कहता है कि पहले आपको वादा करना होगा कि मुझे और मेरी बेटी को यहाँ से जाने दोगे। फिर प्रोफेसर बेन उसको तसल्ली देता है। दरअसल प्रोफेसर बेन और कूपर साथ ही में नासा में काम किया करते थे, इसीलिए वो आपस में कुछ बात करने के लिए साइड में चले जाते हैं। कूपर को लग रहा था कि नासा का काम तो 10 साल पहले से ही बंद हो गया था और साथ ही नासा जैसी कंपनियां जो कि स्पेस पर रिसर्च करती थी वो भी बंद हो गई थी, क्योंकि इस समय लोगों के पास खाने पीने के पैसे नहीं थे और अगर कोई नासा जैसी कंपनी अपना पैसा लगाएगी तो ये बात लोगों को बर्दाश्त नहीं होगी और इसी वजह से ये सब कंपनियों को बंद करवा दिया जाता है। लेकिन आज भी ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है और ये नासा के अंदर ही आती है। प्रोफेसर बेन कहते हैं कि अभी दुनिया में गेहूं उगना बंद हो गया है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो धरती में कोई फसल
फसल नहीं हो पाएगी, इसकी वजह से ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी। कूपर कहता है कि ऐसा कोई तरीका होगा जिससे हम वापस फसलों को उगा सकें, जिस पर प्रोफेसर बैन कहते हैं कि कूपर अब बहुत देर हो चुकी है, हमें इस दुनिया को बचाना नहीं बल्कि इसको छोड़कर कहीं और जाना होगा। और साथ ही में वो कूपर को बताता है कि स्पेस में एक एंडोरेंस नाम की स्पेसशिप है जिसमें इतना फ्यूल तो मौजूद है कि जिसकी मदद से हम अपनी दुनिया जैसा ही कोई प्लेनेट ढूंढ सकते हैं। साथ में बैन कूपर को ये भी बताता है आज से 48 साल पहले सैटर्न प्लेनेट के पास एक वर्म होल खुल गया था जिसकी मदद से आप गैलेक्सी में कम से कम वक्त में पहुंच सकते हैं। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं इसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी है जिसमें अरबों खरबों तारे हैं और अनगिनत प्लेनेट मौजूद हैं और इसी तरह अनगिनत गैलेक्सीज भी मौजूद हैं और इंसानों को वहां तक पहुंचने के लिए लाखों साल लग जाएंगे, लेकिन हम इस दूरी को वर्म होल की मदद से कम कर लेंगे। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह दूंगा कि एक पहाड़ है और आपको पहाड़ की दूसरी तरफ जाने में साइड से गुजरना है जिससे आपका बहुत समय लग जाएगा, लेकिन अगर आप पहाड़ में एक सुराख बना दें जिसकी मदद से आप सीधा सीधा पहाड़ को पार कर लें तो आप वहां जल्दी पहुंच जाओगे और यही काम वर्म होल भी करता है। प्रोफेसर बैन कहते हैं कि अभी तक हम टोटल 13 लोगों को वर्म होल के जरिए दूसरी अलग अलग गैलेक्सी के अंदर भेज चुके हैं। उन लोगों का काम है हमारी दुनिया जैसा ही कोई प्लेनेट ढूंढना जहाँ हम जिंदगी गुजार सकेंगे। उन सभी के साथ एक रोबोट भी भेजा जाता है। जब उन्हें कोई सूटेबल प्लेनेट मिल जाएगा वो रोबोट की मदद से हमें सिग्नल पहुंचा देंगे जिसकी मदद से हमें पता चल जाएगा कि उन्हें कोई प्लेनेट मिल गया है। अब उन्होंने जो 13 लोग भेजे थे उनमें से 3 लोगों के सिग्नल हमें मिल चुके हैं और वो ज्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास अभी इतने सिग्नल मौजूद नहीं है। अब हमें पता करना है कि क्या वाकई वो प्लेनेट बिल्कुल हमारी दुनिया जैसा ही है। इसको चेक करने के लिए हम एक टीम बना रहे हैं जो कि उन तीनों प्लैनेट्स पर जाएगी और पता लगाएगी कि इन तीनों में से कोई प्लैनेट हमारी धरती जैसा है जहां जाकर इंसान रह सके। और अब प्रोफेसर बैन कूपर को एक बात बताते हैं कि मेरे पास 2 आइडियाज हैं। आइडिया नंबर 1, प्रोफेसर बैन अभी ग्रेविटी को समझने की और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर उन्हें इसमें कामयाबी मिली तो वो स्पेसक्राफ्ट से इंसानियत को उस ग्रह पर ले जाएंगे जहां इंसानियत रह सकती है और इसलिए उन्होंने एक स्पेसक्राफ्ट बनाई है। दरअसल जहां वो दोनों खड़े थे वो कोई बिल्डिंग नहीं थी बल्कि एक स्पेसक्राफ्ट ही है, मगर वो इतना बड़ा और भारी है जिसकी वजह से वो उड़कर किसी और प्लेनेट पर नहीं जा रहा था, इसलिए वो ग्रेविटी पर काम कर रहे थे। अगर किसी तरह इस दुनिया से ग्रेविटी को बंद कर दिया जाए तो ये स्पेसक्राफ्ट हवा में तैरने लगेगी, फिर बस हमें डायरेक्शन देनी है जहां हम जाना चाहते हैं। ये था उनका प्लान 1। अगर ये प्लान काम नहीं करता तो प्लान 2 भी है। अगर हमें कोई प्लेनेट नहीं मिलता या प्लान 1 किसी तरह फेल हो जाता है तो हम एक एस्ट्रोनॉट के साथ इंसान के 5000 एम्ब्रोज ले जाएंगे जिसकी मदद से हम इंसानियत को वहां पर पैदा कर सकते हैं और इंसानों को बचा सकते हैं। और अब ये तय है कि इस दुनिया का टाइम खत्म हो चुका है और आने वाले वक्त में यहाँ पर सारे लोग मारे जाएंगे। फिर प्रोफेसर बैन कूपर से कहते हैं क्यों ना तुम भी इस मिशन में शामिल हो जाओ क्योंकि हमें काफी सारे पायलट्स की जरूरत है और तुम भी तो एक पायलट ही हो। और उनकी बातें सुनकर कूपर भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि ये इंसानियत को बचाने की बात है। लेकिन इस मिशन से उसकी बेटी मर्फ बहुत नाराज थी। वो नहीं चाहती थी कि कूपर एक ऐसे मिशन पर जाए जहां हर वक्त उनकी जान को खतरा हो और उनके आने का कुछ पता ही ना हो। मर्फ कूपर से ये भी कहती है कि मुझे एक मैसेज मिला है जिसमें लिखा है स्टे, लेकिन कूपर मर्फ की इस बात को इग्नोर कर देता है और उसको समझाता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ इसमें मेरी, तुम्हारी और पूरी दुनिया की बेहतरी है। फिर कूपर मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके पास 2 घड़ियां थी। वो एक घड़ी मर्फ को दे देता है और कहता है कि इन घड़ियों में 2 अलग टाइम है, एक टाइम जो स्पेस के लिए बनाया गया है और दूसरा टाइम जो इस दुनिया के लिए बनाया गया है। और स्पेस में धरती के मुकाबले में टाइम बहुत धीरे गुजरता है। हो सकता है कि मैं जब वापस आऊं तुम बूढ़ी हो जाओ और मैं वैसे का वैसे ही रहूं, तुम बस अपना ख्याल रखना। फिर कूपर वहां से अपने मिशन की तरफ निकल जाता है। वो सबसे पहले अपने रॉकेट में बैठकर उस स्पेसशिप तक पहुंचता है। फिर उस स्पेसशिप में से एक छोटा स्पेसशिप उस वर्म होल तक पहुंच जाता है। उस वर्म होल का नाम है गारगेंटुआ और ये वही वर्म होल है जिसकी मदद से वो तीनों प्लैनेट्स तक पहुंच सकते हैं। ये वही प्लैनेट्स थे जहां से इंसानों को सिग्नल्स आए थे। अब हमारी दुनिया के सबसे करीब जो प्लैनेट है उसका नाम है मिलर्स प्लैनेट। वो डिसाइड करते हैं कि वो सबसे पहले उधर ही जाएंगे, लेकिन ये प्लैनेट वर्म होल से बहुत ज्यादा करीब है जिसकी वजह से यहाँ पर गुजरा हुआ 1 घंटा असली दुनिया के 7 साल के बराबर होगा। दरअसल वर्म होल के नजदीक ग्रेविटी बहुत हाई होती है और आप जितना ब्लैक होल के करीब जाओगे समय उतना ही धीरे गुजरेगा। और अब वो वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर हर तरफ पानी ही पानी था। तभी उन्हें पता लगता है कि जो आदमी यहाँ पर आया था उसका स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह से तबाह हो गया है और जो मशीन है यानी कि वो रोबोट वो वहीं पर पड़ा हुआ है जो कि अपने सिग्नल अर्थ पर भेज रहा था।
तभी एमिली कहती है कि मुझे दूर कुछ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, मैं उन्हें वहां जाकर देखना चाहती हूँ कि वो पूरी दुनिया जैसी ही है। लेकिन जब कूपर उनकी लहरों को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि वो कोई पहाड़ नहीं बल्कि पानी की बड़ी बड़ी लहरें हैं जो कि उनकी तरफ आ रही थी। फिर एमिली को चिल्ला कर बुलाता है और फिर वो तीनों स्पेस क्राफ्ट में जाकर बैठने की कोशिश करते हैं। एमिली वहीं पर रह जाती है लेकिन वहाँ रोबोट भाग कर आकर उसे बचा लेता है। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में उनके एक साथी की मौत हो जाती है और तभी उन्हें पता चलता है कि स्पेसक्राफ्ट में पानी भरा है और उन्हें पानी को निकालना होगा, तभी उनकी स्पेसक्राफ्ट उड़ सकेगी। लेकिन उन्हें पानी को निकालने में 3 घंटे लग जाते हैं और जब वो अपनी स्पेसक्राफ्ट यानी कि एंडोरेंस में जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनका एक साथी जिसे वो वहीं पर छोड़कर आए थे वो बूढ़ा हो चुका है, क्योंकि तब तक यहाँ पर पूरे 23 साल गुजर चुके थे। साथ ही में उनका साथी उन्हें ये भी बताता है कि मुझे तो लगा था कि तुम लोगों का काम तमाम हो गया है, इसलिए मैंने तुम्हारे आने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। वो बताता है कि तुम्हें यहाँ से गए हुए पूरे 23 साल 4 महीने 8 दिन हो गए हैं और वो उन्हें कहता है कि 23 सालों में आपके लिए प्लेनेट अर्थ से बहुत से मैसेजेस भी आए हैं, आप चाहे तो उन्हें चेक भी कर लें। तभी कूपर वहाँ पर अपने मैसेजेस को देखने जाता है और उसे उसके बेटे टॉम ने बहुत सारे मैसेजेस भेजे हैं कि अब मेरी शादी हो गई है और मेरा एक बेटा भी है और मुझे नहीं लगता कि मेरे पिता जिंदा हैं। साथ में उसे अपनी बेटी मर्फ का भी मैसेज मिलता है। इतने सालों में मर्फ ने अपने पिता के लिए सिर्फ एक मैसेज भेजा था और वो भी अपने बर्थडे वाले दिन, क्योंकि उसके पिता ने उससे वादा किया था कि मैं तुमसे मिलने उस दिन आऊंगा जिस दिन तुम्हारा बर्थडे होगा। और अब इस वक्त में मर्फ की एज अपने पिता के बराबर हो चुकी थी। और साथ में हमें ये भी पता चलता है कि मर्फ ने प्रोफेसर बैन के साथ काम करना शुरू कर दिया है, वो भी नासा की उस ऑर्गेनाइजेशन में उनके साथ काम कर दिया है। फिर सभी डिसाइड करते हैं कि अब बाकी के बचे 2 प्लैनेट्स में से हम किस पर जाएं। वहाँ कूपर और एक और आदमी कहता है कि हमें मार्स के प्लैनेट पर जाना चाहिए क्योंकि ये हमारे स्पेसक्राफ्ट के नजदीक ही है। लेकिन एमिलिया कहती है कि हमें एडमंड्स के प्लैनेट जाना चाहिए क्योंकि वहाँ से आने वाले सिग्नल काफी स्ट्रॉन्ग थे। मुझे लगता है कि यहाँ पर यकीनन इंसान रह सकते हैं और अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। अब उनके स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल भी बहुत कम था तो इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि हम मार्स के प्लैनेट पर ही जाएंगे क्योंकि वो यहाँ से करीब है। अब जब वो मार्स के प्लैनेट पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। उन्हें वहां जाकर पता लगता है कि मान काफी देर से अपने स्लीपिंग चैम्बर में सो रहा है। मान उन्हें बताता है कि यहाँ पर अमोनिया की मिकदार बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम ऊंचे पहाड़ों पर जाएंगे तो वहाँ सब कुछ ठीक है, वहाँ हम आराम से सांस ले सकते हैं। वहीं हमें पता लगता है कि मान ने काफी देर पहले अपने रोबोट को बंद कर दिया था जिसकी वजह से अर्थ पर कोई सिग्नल नहीं जा रहा था। सभी से पूछते हैं कि आखिर तुमने इसको क्यों बंद किया? वो तो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन भेज रहा था। लेकिन मान कहता है कि नहीं, इस रोबोट में कुछ खराबी आ गई थी जिसकी वजह से ये खराब और गलत इन्फॉर्मेशन अर्थ पर भेज रहा था। तभी मर्फ की तरफ से कूपर को एक मैसेज आता है। पता चलता है कि प्रोफेसर बैन जो कि अब अपना आखिरी वक्त गुजार रहे थे वो मर्फ को बताते हैं कि मेरी ब्लैक होल वाली थ्योरी और ग्रेविटी वाली थ्योरी जिस पर हम बहुत देर से काम कर रहे हैं वो कभी पूरी ना हो सकेगी क्योंकि मुझे इस काम को कामयाब करने के लिए ब्लैक होल का पूरा डाटा चाहिए जो कि एक इम्पॉसिबल सा काम है। फिर वो एक सच बताती है कि प्लान 1 तो सिर्फ एक दिखावा था, असली प्लान तो प्लान 2 है जिसमें हमें 5000 ह्यूमन एम्ब्रॉयज को दूसरे प्लान पर पहुंचाना है ताकि वहां इंसान की एक नई जिंदगी शुरू हो सके क्योंकि ये दुनिया अब इंसान के रहने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। और फिर प्रोफेसर बैन की मौत हो जाती है और जब कूपर को ये पता चलता है कि अर्थ पर प्रोफेसर की मौत हो चुकी है और मर्फ ये बता रही है कि प्लान नंबर 1 सिर्फ एक दिखावा था, असली प्लान तो प्लान नंबर 2 है जिसके ऊपर उन सब की उम्मीदें हैं। हैरानी की बात यह है कि ये बात खुद प्रोफेसर की बेटी एमिलिया को भी नहीं पता थी। जब कूपर ये डिसाइड करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने प्लेनेट अर्थ पर वापस चला जाएगा तभी उनका एक साथी उनसे कहता है कि तुम वापस जाते हुए एक चक्कर ब्लैक होल से भी लगा लेना और वहां पर अपना एक रोबोट छोड़ देना ताकि वो ब्लैक होल की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ले ताकि तुम प्रोफेसर की ब्लैक होल वाली थ्योरी की सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर लो। और जब मान और कूपर बाहर जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि मान ने उन सबसे झूठ बोला था, पूरे प्लेनेट पर अमोनिया ही अमोनिया है। उसने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ये गलत इन्फॉर्मेशन दी ताकि वो इधर आए और मान को बचा लें, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं था जिससे हम इस प्लेनेट पर जिंदगी गुजार सकें और इसी वजह से दोनों में लड़ाई भी हो जाती है। लेकिन वहाँ अमिलिया उन दोनों को आकर रोक देती है और कूपर को बचा लेती है। लेकिन इसी में मान अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठकर एंडोरेंस तक जाने के लिए तैयार होने लगता है और अपने स्पेसक्राफ्ट को उससे कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होता और एंडोरेंस में
एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से एंडोरेंस पूरे स्पेस में घूमने लगता है। अब कूपर और एमिलिया भी अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठकर एंडोरेंस के पास जाने की कोशिश करने लगते हैं और वो जैसे तैसे करके अपने स्पेसक्राफ्ट को एंडोरेंस के साथ कनेक्ट कर ही लेते हैं। लेकिन इसके बाद उनकी एंडोरेंस स्पेसक्राफ्ट ब्लैक होल की तरफ खींची जा रही थी। इस मौके पर कूपर स्लिंग शूट थ्योरी का इस्तेमाल करता है जिससे किसी भी स्पेसक्राफ्ट को ग्रेविटी की फोर्स की वजह से स्पीड दी जाती है और अब कूपर और एमिलिया ब्लैक होल के करीब तक पहुंच जाते हैं और वहां से वो तीसरे प्लेनेट की तरफ जाते हैं क्योंकि अब वही एक प्लेनेट रह गया था जिससे सभी की उम्मीदें जुड़ी थी। लेकिन एंडोरेंस स्लिंग शॉट थ्योरी के इस्तेमाल के बावजूद ब्लैक होल की तरफ खींची जा रही थी। फिर कूपर अपने रोबोट को ब्लैक होल के पास भेज देता है ताकि वो ब्लैक होल के डाटा को कलेक्ट कर सके और अर्थ पर भेज सके। लेकिन रोबोट के ब्लैक होल के पास जाते ही उनका रोबोट से ताल्लुक टूट जाता है। इसके बाद कूपर अपने फ्लाइंग जेट को एंडोरेंस से अलग कर देता है ताकि एंडोरेंस का वेट कम हो जाए और वो ब्लैक होल में ना जाएं। और अब कूपर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। जब वो ब्लैक होल में जाता है तभी वो पहुंच जाता है 5th डायमेंशन में जो कि एडवांस लोगों ने बनाया होता है। ये वो लोग होते हैं जो हमसे आगे यानी फ्यूचर में चल रहे होते हैं। वो जगह एक टेसरेक्ट की तरह होती है यानी 4-5 डायमेंशन में फैली हुई होती है और समझने में बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। और अब कूपर का उस रोबोट से कांटेक्ट भी हो जाता है। उसका रोबोट कूपर को बताता है 5th डायमेंशन के लोगों ने ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए ये टेसरेक्ट बनाया है और इसकी मदद से वो वक्त में आगे और पीछे भी जा सकते हैं। कूपर इस टेसरेक्ट से अपने ही घर में बनी लाइब्रेरी में पहुंच जाता है जहां मर्फ होती है जो कि अभी बहुत छोटी है और कूपर किताबों को गिरा कर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाना चाहता है। लेकिन मर्फ समझती है कि ये कोई भूत है। ये देखकर आपको कुछ याद आया? हाँ, मूवी के स्टार्ट में जब मर्फ कूपर को कहती है कि मेरे कमरे में एक भूत है जो किताबों को गिराता है। और हैरानी की बात है कि वो ये भी कहती है कि मुझे लगता है कि वो भूत भी आप ही हैं। और सच में यही होता है, वो कूपर ही होता है जो कि उस कमरे में किताबों को गिराया करता था। और फिर वो अपनी बेटी को धूल की मदद से बाइनरी कोड से एक मैसेज भी भेजता है जिसमें लिखा होता है कि स्टे, मतलब यही रुको। तभी कूपर को पता चलता है कि उसके रोबोट ने ब्लैक होल का सारा डाटा अपने अंदर स्टोर कर लिया है और अब कूपर चाहता है कि वो किसी तरह इस सारे डाटे को अर्थ पर मर्फ तक पहुंचा सके क्योंकि मर्फ भी प्रोफेसर के साथ काम कर रही है और वो एक साइंटिस्ट भी बन चुकी है। और कूपर को पता चल गया था कि 5th डायमेंशन के लोगों ने उसे नहीं बल्कि मर्फ को दुनिया बचाने के लिए चुना है। अब आप इस टेसरेक्ट को इस तरह से भी समझ सकते हैं जो कि पास्ट और फ्यूचर के बीच की एक जगह है। आप इसको एक टाइम मशीन भी समझ सकते हैं। अब कूपर मर्फ तक डाटा को पहुंचाने के लिए मोर्स कोड की थ्योरी को यूज करता है। मोर्स कोड की मदद से हम किसी भी हिलने वाली चीज की मदद से अपने मैसेजेस दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इस थ्योरी में आप किसी घड़ी की टिक टिक, लाइट के स्विच ऑन या ऑफ सभी मोर्स कोड में ही आते हैं। मोर्स कोड की मदद से सारा ब्लैक होल का डाटा अपनी बेटी की घड़ी में पहुंचा देता है। अब मर्फ भी एक साइंटिस्ट बन चुकी थी, उसको भी मोर्स कोड के बारे में पता था। जब वो अपने पिता की घड़ी को घर से लेने आती है तो उसे अपनी घड़ी की टिक टिक कुछ अलग महसूस होती है। अब मर्फ को पता चलता है कि उसके पिता ने उसके लिए इंफॉर्मेशन भेजी है और फाइनली सारी इंफॉर्मेशन की मदद से इस ब्लैक होल की पहेली को सुलझा लिया जाता है और सारे ब्लैक होल की थ्योरी को एक्सप्लेन कर दिया जाता है जो कि आज तक प्रोफेसर भी नहीं कर पाए थे। और ये काम करने पर वो टेसरेक्ट जिसके अंदर कूपर मौजूद था वहां से कूपर गायब हो जाता है और फिर उसकी आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है। जब वो डॉक्टर से पूछता है कि मैं कहाँ हूँ तो वो डॉक्टर कहती है कि आप कूपर स्टेशन में मौजूद हैं। कूपर को लगता है कि उसने पूरी दुनिया को बचा लिया है। तभी डॉक्टर उसको बताता है कि कूपर स्टेशन का नाम आपके नाम पर नहीं बल्कि मर्फ कूपर के नाम पर रखा गया है। उसने ही इस ग्रेविटी की थ्योरी पर काम करके सारी इंसानियत को बचा लिया। तब कूपर वहाँ अपनी बेटी मर्फ से मिलने जाता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी अब बहुत बुरी हो चुकी है। वो अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होता है और फिर कूपर एमिलिया के बारे में भी पूछता है तो मर्फ कूपर को बताती है कि वो अब तीसरे प्लेनेट पर मौजूद है जहां पर उसने लाइफ ढूंढ लिया है। वो लास्ट प्लेनेट था जिसके बारे में आप खोज कर रहे थे जिसका नाम एडमंड्स प्लेनेट था। वो जगह पूरी तरह इंसानों के रहने के लायक है। और फिर कूपर अपने स्पेसक्राफ्ट की मदद से उस तीसरे प्लेनेट पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी मुलाकात एमिलिया से होती है। और इसी के साथ साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर जरूर क्लिक करें।